मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। देखिए बहुत पुरानी कहावत है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तो देखिए डर के आगे जीत है, तैयारी करते रहिए। आज है 16 अगस्त का दिन और आज ऐसे चुनिंदा प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कि इस बार मैंने देखा बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि इस साल किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ में आप इस वीडियो की पीडीएफ को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए हर साल 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसी दिन भारत का विभाजन हुआ था और दो नए देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने थे। देखिए पूरी दुनिया में 14 अगस्त की तारीख का अहम स्थान है। भारत के इतिहास में 14 अगस्त का दिन पार्टीशन हॉरर्स रीमेम्बरेंस डे यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए ये वो तारीख है जब देश का यानी कि भारत का विभाजन हुआ था। और देखिए जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। और 15 अगस्त 1947 को भारत को पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया पाकिस्तान से। तो इसीलिए देखिए एक चीज़ और है, 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना फ्रीडम दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और भारत जो है ये 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है इसको मनाना अभी हाल ही में शुरू किया गया था 2021 में। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 14 अगस्त 2021 को जो है इसकी घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त को लाल किले से देश को कौन संबोधित करता है। देखिए ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2015 या 16 का प्रश्न है ये, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रश्न को मैंने खुद अटेम्प्ट किया था 15 या 16 के यूपीएससी में। तो देखिए 15 अगस्त को लाल किले से जो है पूरे देश को संबोधित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। देखिए दो चीज़ें याद रखिएगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति, ठीक है, ये देश को संबोधित करते हैं। और एक कोडवर्ड ये है कि 15 मतलब 15 जो है ये प से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे इस दिन। और 26 जनवरी तो आपका जो है बचा एक ही दिवस और इसको याद कर लिए। 26 जनवरी को लाल किले से भारत के राष्ट्रपति भारत को संबोधित करते हैं। देखिए इस साल 15 अगस्त का ये मौका बहुत ही खास है क्योंकि भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है इस साल। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वें साल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम है वर्तमान में। और जनता के बीच 15 अगस्त को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। देखिए मैंने देखा कि बच्चा बच्चा हर देश का नागरिक जो है ये तिरंगे से अपना प्रेम जो है दिखाते हुए उसने अपनी सेल्फी अपलोड की फेसबुक वगैरह पे। और देखिए इसके लिए कैंपेन भी चलाया गया था, हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है। तो ये 3 दिन तक चला था, आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। अभी याद कर लीजिए कि 15 अगस्त को लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में 9वीं बार देश को संबोधित किया। और देखिए एक खास बात और है, एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इन्होंने वर्तमान जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसमें जो है इन्होंने कितने मिनट का भाषण दिया। तो देखिए 15 अगस्त 2022 को 9वीं बार देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कुल 1 घंटे 24 मिनट और 4 सेकंड का भाषण दिया, ठीक है। सेकंड भी याद रखिएगा, 1 घंटे 24 मिनट और 4 सेकंड का जो है पीएम मोदी ने भाषण दिया इस बार। नोट कर लीजिएगा, एक नंबर ये आपको दिला देगा। देखिए एक खास बात और है, पीएम मोदी ने तो 9 बार देश को संबोधित किया है, लेकिन इसके पहले किन किन प्रधानमंत्रियों ने कितनी बार देश को संबोधित किया ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले बता दूं, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लाल किले से देश को 17 बार संबोधित किया है। इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार। और ये केवल 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने
नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है सबसे अधिक बार लाल किले से भाषण दिया है। और अगले साल अगर मोदी जी भाषण दे देंगे तो ये जो है मनमोहन सिंह जी की बराबरी कर लेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने सबसे अधिक बार जो है 26 जनवरी को लाल किले से संबोधित किया है और इन्होंने कुल 17 बार देश को संबोधित किया था। ये फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, केवल आपको करेंट अफेयर सेशन में ही मिलेंगे। तीसरा प्रश्न कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने? देखिए, जो आपका एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके नए एमडी और सीईओ बना दिए गए हैं आशीष कुमार चौहान, और ये इस पद पर विक्रम लिमय का स्थान लेंगे। याद रखिएगा, आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। अगला कि हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में कितने नए आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया गया? देखिए, 3 तारीख को भी जो है कुछ आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया था इसी महीने में, यानी कि अगस्त महीने में। लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली 11 और रामसर स्थलों को जो है जोड़ा गया है नए आर्द्र भूमि क्षेत्रों में, यानी कि वेटलैंड क्षेत्रों में। देखिए, भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया है, जिससे अब इनकी संख्या 75 हो गई है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज ना हूँ आप, इसलिए मैं बता दूं। देखिए, इस साल यानी कि 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और इस साल हमने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर 1 अगस्त 2022 को पैदा होते हैं, ठीक है, तो आपको 1 साल पूरे होने में 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये 76 साल पूरे हो गए हैं देश की आज़ादी को। इसीलिए इस साल 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, ठीक है। और इसी अवसर पर क्या किया गया, रामसर स्थलों की संख्या कुल और 11 बढ़ाकर इनकी जो है टोटल इनको 75 कर दिया गया है। देखिए, भारत में रामसर स्थलों की बात करें तो ये क्षेत्र जो है भारत के 13,26,677 हेक्टेयर भूमि में फैले हैं। और देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जो ये नए 11 रामसर साइट जो है जोड़े गए हैं, इनमें से 4 तमिलनाडु में है, 3 उड़ीसा में है, 2 जम्मू में है, मतलब जम्मू और कश्मीर में है, और एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। अभी इनके नाम भी हम जानेंगे कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, एक खास बात और है, तमिलनाडु जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल हैं वर्तमान में। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 10 रामसर स्थल हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, तो टोटल 14 रामसर स्थल हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं, ये दूसरे पोजीशन पे है रामसर साइट्स के मामले में। देखिए, तमिलनाडु में जो रामसर साइट जोड़े गए हैं, इनमें आपका पहला है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और अगला है वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपका है कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य। और उड़ीसा में जो जोड़ा गया है इसका नाम है ताम्पारा झील और हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील। और जम्मू और कश्मीर में जो आपका वेटलैंड जोड़ा गया है इसका नाम है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और मध्य प्रदेश का जो एक साइट जोड़ा गया है इसका नाम है यशवंत सागर। और महाराष्ट्र का जो वेटलैंड जोड़ा गया है इसका नाम है ठाणे क्रीक। तो ये सारे नए वेटलैंड साइट जो है जोड़े गए हैं अभी हाल ही में, और इसी तरीके से अब जो है टोटल 75 रामसर साइट हो गए हैं पूरे भारत में, ठीक है। देखिए, रामसर होता क्या है, रामसर साइट होते क्या है। देखिए, रामसर जो है ये ईरान में स्थित एक प्लेस है जहां पर रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। और रामसर अभी समय में स्वीकार की गई परिभाषा के अनुसार आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड ऐसा स्थान है जहां पर वर्ष में कम से कम 8 महीना पानी भरा रहता है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में आपका एक है बखीरा पक्षी ताल, ठीक है, ये आपका पड़ेगा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो वो भी वेटलैंड है और उस ताल में मैंने देखा है कि हमेशा पानी भरा रहता है। देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कम से कम जहाँ पर 8 महीने पानी भरा हो, यहाँ तो लगभग पूरे साल भरा रहता है। तो इसलिए जो इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, यानी कि आर्द्र भूमि यानी कि नम भूमि का दर्जा दिया गया है। देखिए, संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा का जो आपका ईवर ग्लैडस है, ठीक है, तो ईवर ग्लैडस सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है दुनिया का, इसको भी नोट कर लीजिएगा।
और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं। और देखिए विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ ही आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो ये था आर्द्र भूमि के बारे में जानकारी। और साथ में आपने ये भी जाना कि दुनिया का जो सबसे बड़ा वेटलैंड है ये कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में। और ये अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। इसका नाम है एवरग्लैडस। ठीक है। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में श्रीलंका ने 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज युआन वांग 5 को डॉक करने की अनुमति दी? तो देखिए जो आपका युआन वांग 5 जहाज है ये आपका चीन का एक जासूसी जहाज है। इस पर बहुत सारे राडार लगे हुए हैं। तो चीन जो है ये अपना जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर क्यों ला रहा है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर हैं जिनका नाम क्या है, निर्मल पी सिल्वा, इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में चीन के युआन वांग 5 नाम के जहाज को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी जो है ले ली है। और देखिए जो आपका युआन वांग 5 है तो इस नाम से इस शिप से जो है क्या होता है, भारतीय नौसेना और इसरो की जो जासूसी है इसका खतरा बढ़ गया है। यानी कि स्पेशली चीन जो है इसने युआन वांग 5 को जो है जासूसी करने के लिए भारत के जो है भेजा है इसको। कहाँ पे? श्रीलंका में। देखिए चीन का जो आपका ये स्पाई शिप है यानी कि युआन वांग 5 है ये करीब 750 किलोमीटर दूर आसानी से निगरानी कर सकता है। यानी कि जहाँ पे ये जहाज रहेगा ये भारत की सीमा में घुसकर लगभग 750 किलोमीटर तक जो है ये जासूसी कर सकेगा, हमारी बातें सुन सकेगा। देखिए हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी 451 किलोमीटर है। ठीक है। और जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हम्बनटोटा में एंट्री ना देने को कहा था, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने जो है एंट्री दे दी है इस जहाज को। देखिए श्रीलंका वाले एकदम कुत्ता हैं। इनको हम खाद दे रहे हैं, खाने का सामान दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सारी चीज़ों से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश में ही हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम इनको मदद कर रहे हैं और ये चीन के जहाज को अपने बंदरगाह पे बुला कर कह रहे हैं आओ भारत की जासूसी करो, भारत पे हमला करो। तो ऐसे नमक हराम जो है देश हैं पूरे दुनिया में। ठीक है। हमारा ही खाएंगे और हमें ही जो है बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहेंगे। और छठवां प्रश्न की हाल ही में WHO ने किस वायरस के नए वेरिएंट क्लाडिस 1 सेकेंड ए और सेकेंड बी की घोषणा की? तो देखिए ये तीनों वेरिएंट जो है मंकी पॉक्स वायरस के हैं और इनमें से जो आपका सेकेंड बी वेरिएंट है सबसे तेजी से 2022 में यही वेरिएंट फैला है। तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस के नए वेरिएंट के नामों की घोषणा की है और ये वेरिएंट आपके हैं क्लाडेस 1 और सेकेंड ए और सेकेंड बी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। पहला प्रश्न आज का है कि भारतीय स्टेट बैंक किस देश में 2 और वर्षों के लिए भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा, बताइए। और दूसरा कि भारतीय वायुसेना किस देश के साथ उदार शक्ति नाम का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करेगी, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसने जम्मू में 7वीं कक्षा की छात्रा जिनका नाम है सानिध्या शर्मा, इनके द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किया, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में पाई जाने वाली कितने पक्षियों की प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की, बताइए। और नेक्स्ट है कि वन नेशन वन कार्ड योजना कब लॉन्च की गई थी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न है कि पहला अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग कहाँ पर आयोजित होगा? तो देखिए इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। और नेक्स्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हम कब मनाते हैं? तो इसको हम 13 अगस्त को मनाते हैं। और देखिए विश्व अंगदान दिवस भी हम 13 अगस्त को ही मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और एक खास बात और है 12 जनवरी को हम भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है। और विश्व संस्कृत दिवस को हम 12 अगस्त को मनाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।